एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। जब मैंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ाने की शुरुआत की तो मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है, और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि हाउ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड। क्योंकि अगर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है किसी भी पॉइंट पे तो वो ये बताता है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक है। सेकंड चीज मैंने उसमें बताने की कोशिश की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जब मैंने आपको बताई तो उसमें मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किस तरीके से रोल इंटरप्ले करते हैं वो बताने की कोशिश की। इसके बाद में मैंने आपको आउटपुट डिटर्मिनेशन बताया, और जो मैंने आउटपुट डिटर्मिनेशन बताया वो कैसे बताया बेटा? आउटपुट डिटर्मिनेशन मैंने बताया लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और साथ में प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से। ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाए हैं। इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उतने डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आपने ये तीनों कंपोनेंट और आज का ये मॉडल अच्छे से समझ लिया, ट्रस्ट मी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते होंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल डूइंग द क्वेश्चंस। अब हमने ये जो पीसीस पढ़े हैं, जो हमने अलग से लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, जो हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा, जो हमने आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी किसकी है? एम्प्लॉयमेंट की और आउटपुट की। कंप्लीट क्लासिकल मॉडल किस तरीके से रन करता है वो जो हमने समझा, आज की इस क्लास में हम सबको एक साथ समझेंगे। यानी कि लेबर मार्केट अलग अलग कैसे चल रहा है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अलग कैसे चल रही है, आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ मनी, आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है वो अलग कैसे हो रहा है, वो भी आपको पता चल गया। मतलब आपको ये पता चल गया है कि अलग अलग कैसे एम्प्लॉयमेंट डिसाइड हो रहा है, कैसे आउटपुट डिसाइड हो रहा है, कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वर्क कर रही है, ये एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में कैसे काम कर रहा है वो हम अब समझेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए 4 पैनल। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा 4 पैनल बनाते हैं। दिस इज पैनल ए, दिस इज पैनल ए, दिस इज पैनल बी, this is panel C, this is panel D। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो जो पैनल ए है मैं इसमें क्या दिखाऊंगी? पैनल ए में आई विल ट्राई टू शो यू द लेबर मार्केट। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे? लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। और जब हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा
यहाँ पे हमारा होगा लेबर और यहाँ पे हमारा होगा रियल वेज। लेबर डिमांड जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव फंक्शन लेबर डिमांड। लेबर सप्लाई जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव फंक्शन लेबर डिमांड फंक्शन ऑफ रियल वेज बट नेगेटिव। लेबर सप्लाई फंक्शन ऑफ रियल वेज बट पॉजिटिव। इससे हमने क्या किया, इस रियल वेज का डिटर्मिनेशन हुआ। लेट्स से ये जो रियल वेज है इसको ना मैं यहाँ पे अरेंज करके ऊपर लिख देती हूँ ताकि अच्छा सा डायग्राम लगे। रियल वेज यहाँ है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये जो रियल वेज है इस रियल वेज का डिटर्मिनेशन हम पे आ गया, यानी कि लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आया कि रियल वेज, ठीक है। इस रियल वेज पे हम कितनी लेबर एम्प्लॉय करेंगे, इतनी लेबर एम्प्लॉय करेंगे L1। पहला क्लियर हो गया, दिस इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, दिस इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और दिस इज पैनल ए। क्लियर हो गया। लेबर पैनल बी, दिस इज पैनल बी। पैनल बी में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम पैनल बी में। आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होगा, आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से। तो प्रोडक्शन फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज वाई, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन पे मैंने लेट्स से L1 लेबर को एम्प्लॉय किया। तो जब मैंने L1 लेबर को एम्प्लॉय किया तो एक्स एक्सिस पे लेबर और वाई एक्सिस पे मेरा क्या है आउटपुट। तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा आउटपुट आ गया वाई एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वाई एफ का क्या मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जो भी मेरा लेबर है, जो इक्विलिब्रियम का लेबर है, अगर मैं उसको प्रोडक्शन फंक्शन पे लगाऊंगा, ये जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम का लेबर, अगर मैं इसको फुल मार्केट इक्विलिब्रियम पे लगाता हूँ, फुल मार्केट इक्विलिब्रियम में जितना L1 लेबर है अगर मैंने इसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फंक्शन में लगाया तो मेरा कितना आ गया, वाई एफ आउटपुट में प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ओ वाई एफ अमाउंट ऑफ आउटपुट आई कैन प्रोड्यूस। अब बात करते हैं पैनल सी की। तो जब मैं पैनल सी की बात कर रही हूँ तो क्योंकि अब अगला जो फंक्शन होगा वो हमें किस पे रन करना पड़ेगा, अगला फंक्शन हमें आउटपुट पे रन करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आउटपुट हमारा वाई एक्सिस पे है इसको हम कहाँ लेकर आएंगे, एक्स एक्सिस पे लेकर आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट। अब आउटपुट को हम वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे लेकर आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का जो बाइसेक्टर है वो ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर कोई भी लाइन 45 डिग्री से कट डाउन करती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, दैट बिकम्स, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट था इसको मेरे को वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना था, इसीलिए मैंने 45 डिग्री का जो है वो इसमें एंगल लगाया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी भी एंगल, कोई भी ऐसे एक एंगल वाला वो होता है, कोई भी ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं, अगर इसमें हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं तो चेंज इन एक्स इज इक्वल टू चेंज इन वाई। यानी कि अब अगर x में 1 यूनिट का चेंज है तो y में भी 1 यूनिट का चेंज आएगा। तो ये क्या है मेरा एग्रीगेट आउटपुट। तो ये भी क्या हो गया मेरा एग्रीगेट आउटपुट। ये स्टेप मैंने किस लिए लिया, ये स्टेप मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि जो यहाँ पे y एक्सिस पे मैं आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अब मैं उसको यहाँ पे x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर पाऊं। दैट्स द ओनली रीजन आई हैव डन इट। इसके अलावा और किसी रीजन की वजह से मैंने ये नहीं किया है। तो ये क्या हो गया मेरा आउटपुट। देखो ये जो आउटपुट मेरा यहाँ था ना ओ वाई एफ, इस ओ वाई एफ आउटपुट को ही मैं यहाँ पर लेकर गया, ठीक। और फिर मैंने 45 डिग्री की लाइन को ड्रॉ किया। क्योंकि ये 45 डिग्री की लाइन है तो 45 डिग्री की जब लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ को अगर हम 45 डिग्री की लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये इक्वल हो जाता है। यानी कि ये जो ओ वाई एफ मैं इसको ड्रैग करके यहां तक लेकर आई हूं, ये जो पॉइंट है ये दिस, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस।
तो मेरा जो वाई एक्सिस है उस पे मैंने एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, तो ये क्या है मेरा एग्रीगेट आउटपुट। अब जब ये मेरा एग्रीगेट आउटपुट आ गया तो मैं इसको एज इट इज क्या करूंगी, ऊपर की तरफ इस वाले कोऑर्डिनेट में मैं एग्रीगेट आउटपुट जो है वो बना लूं, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माई एग्रीगेट सप्लाई का। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस लेवल। अब एग्रीगेट आउटपुट है, एग्रीगेट सप्लाई आ गया मेरा, ये मेरा इक्विलिब्रियम वाला आउटपुट है जो यहाँ से चला हुआ आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई है तो नेक्स्ट व्हाट आई नीड इज, मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड, किस पे, जब मेरा मनी सप्लाई एम नॉट है। तो जब ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है तो दिस इज माई प्राइस लेवल, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ने इंटरसेक्शन किया था वो मेरा प्राइस लेवल था। अब इस प्राइस लेवल पे वेज रेट क्या है, दिस इज द वेज। मैं इसको बीच में से ना हटा रही हूँ जो भी कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, ये वेज रेट था मेरा, ठीक है, ये थोड़ा सा बनाने का प्रॉब्लम है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वो हुआ मेरा प्राइस लेवल, और इस प्राइस लेवल से क्या मैच हो रहा है, मेरा रियल वेज रेट। समझ में आया। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पैनल ए में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से स्टैब्लिश होगा, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई कर दोनों आपस में इक्विलिब्रियम हुआ, दोनों आपस में जब इक्विलिब्रियम हुआ, लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम था, उन्होंने इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट डिसाइड किया डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट। तो डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जो है वो मेरा रियल वेज रेट है, और इस रियल वेज रेट पे मैंने कितनी लेबर को एम्प्लॉय किया, लेबर L1, दैट इज माई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेबर, फुल एम्प्लॉयमेंट में जो इक्विलिब्रियम मॉडल, दिस इज दिस, ठीक है। अब जब मैंने इसको इतना बनाने की कोशिश की तो उसके बाद में मैंने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से मैंने अपना आउटपुट निकाला। आउटपुट कैसे निकाला, प्रोडक्शन फंक्शन पे लेबर को इंटरसेक्शन करके। तो ये मेरा आउटपुट आ गया वाई एफ। अब मैंने इस आउटपुट को इधर इधर मैंने आउटपुट को क्या किया, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे ट्रांसफर किया थ्रू द 45 डिग्री एंगल। जब मैंने 45 डिग्री एंगल पे किया तो ये वाई एफ क्या आया मेरा, दिस इज द आउटपुट, मतलब मैं टोटल आउटपुट मैंने कितना बनाया, तो दिस इज द एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। फिर मैं इस एग्रीगेट आउटपुट को ऊपर की तरफ लेकर गई, दैट बिकम्स द एग्रीगेट सप्लाई, जो कि इनइलास्टिक था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैंने इसमें एग्रीगेट डिमांड बनाया विच इज बीइंग गिवन बाय द मनी सप्लाई इनटू द वेलोसिटी। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ने इंटरसेक्शन किया तो उससे मेरे को प्राइस लेवल मिला विच अल्टीमेटली डिसाइड्स द रियल वेज। तो ये आपस में ना ऐसे साइक्लिकल मैनर में सारी चीजें चल रही हैं, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से आउटपुट, फिर आउटपुट से ये ना चल रहा है, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से आउटपुट बना, फिर आउटपुट से एग्रीगेट सप्लाई, फिर मनी सप्लाई वाला एंगल आया तो एग्रीगेट डिमांड, फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ने मिक्स करके एक वो बनाया, प्राइस लेवल डिसाइड किया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट से कि मेरा जो है मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई जो है सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, और जब भी मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उसको बढ़ाइए, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, एडी से क्या हो गया A1, और लेट्स से मनी सप्लाई जो है वो M01 से M01 हो गई।
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेरा अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो मेरा क्या होगा, प्राइस लेवल भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले मेरा प्राइस लेवल क्या था, पहले मेरा प्राइस लेवल पी नोट था, लेकिन जैसे ही मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो मेरा प्राइस लेवल क्या आ गया, P1 आ गया। अब जैसे ही P1 मेरा प्राइस लेवल आया तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो रियल वेज रेट था वो घट गया बेटा। रियल वेज रेट क्या है, मनी वेज रेट डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, तो पहले मेरा क्या था, मनी वेज रेट डिवाइड बाय प्राइस। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, मेरा प्राइस जैसे ही पी नोट से P1 हुआ तो मेरा रियल वेज रेट ऑटोमेटिकली कम होगा या नहीं होगा। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि मनी वेज रेट और रियल वेज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है और रियल वेज रेट और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो मेरा रियल वेज रेट क्या है, वो नेगेटिव रिलेशन है, तो मेरा रियल वेज रेट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो मेरा अभी यहाँ पे रियल वेज रेट था वो अब कहीं यहाँ पे मेरा रियल वेज रेट आएगा W0 डिवाइड बाई P1। वापस चाहिए, समझ में आया, इतना समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इससे क्या होगा, जब मेरा प्राइस राइज हो जाएगा पी नोट से P1 तो इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट। मार्केट में टेम्परेरीली क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। और टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो लोअर रियल वेज रेट होगा उस पे लेबर की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होगी। यानी कि लेबर डिमांड विल बी ग्रेटर देन लेबर सप्लाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब मेरा रियल वेज रेट कम हो जाएगा तो मैं काम क्यों करना चाहूंगा। पहले मेरे को 1 घंटा काम करके 10 रुपए मिल रहे थे, अब मेरे को 1 घंटा काम करके 8 रुपए मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करना चाहूंगा। तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, लेबर सप्लाई कम यानी कि लेबर डिमांड ज्यादा। जो फर्म्स है उनके लिए सस्ता होगा लेबर को हायर करना, तो दे विल हायर द मोर labor, they will like to hire more labor and that will lead to the increase in labor demand compared to labor supply. I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जब लेबर डिमांड ज्यादा हो जाएगी और लेबर सप्लाई तो कम है तो जो फर्म्स है उनके बीच में ना कंपटीशन शुरू होगा, क्योंकि आउटपुट तो सबको प्रोड्यूस करवाना है, आउटपुट तो सबको प्रोड्यूस करवाना है। अब लेबर की शॉर्टेज आ गई है भाई, लेबर डिमांड इज ग्रेटर देन लेबर सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि देयर इज गोइंग टू बी द शॉर्टेज ऑफ लेबर। सो व्हेन देयर इज गोइंग टू बी द शॉर्टेज ऑफ लेबर, जब लेबर का शॉर्टेज मार्केट में होगा तो फर्म्स क्या करेंगी, कॉम्पीट करेंगी आपस में। अब फर्म जब कॉम्पीट करेंगी तो वो कैसे करेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तो जो मनी वेज रेट था, जो W0 था, वो धीरे धीरे W1 पे आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, W0 डिवाइड बाई P0 विल बी इक्वल टू द W1 डिवाइड बाई P1। और जैसे ही वो ओरिजिनल मनी वेज पे आएगा, जो हमारा टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम हुआ था वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा रियल वेज रेट था वो ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। जैसे ही मेरा रियल वेज रेट यहां पर आया, ठीक है, W0 डिवाइड बाई P1 जैसे ही मेरा लेबर वेज रेट हुआ तो देखिए लेबर डिमांड तो इतनी है, दिस इज लेबर डिमांड, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है दिस इज लेबर डिमांड। और लेबर सप्लाई कितनी है, जो मैं येलो कलर से दिखा रही हूं, लेबर सप्लाई इतनी है केवल। तो लेबर डिमांड इज मोर देन लेबर सप्लाई, और जब भी लेबर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा का क्या मतलब है, लेबर के कॉन्टेक्स्ट में प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है कि मनी वेज बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली जो मनी वेज है वो ओरिजिनल लेवल पे रीस्टोर हो जाएगा। यानी कि अब प्राइस तो W0 डिवाइड बाई P0 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन
अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट है ना, दिस विल बी इक्वल टू W1 डिवाइड बाई P1। यानी कि जो मेरा इंक्रीज लेवल का इक्विलिब्रियम है जो कि इस P1 की वजह से बनेगा, इस प्राइस की वजह से बनेगा, वो मेरा अल्टीमेटली मनी वेज में भी आ जाएगा। और जैसे ही मेरा मनी वेज में आएगा तो मेरा रियल वेज रेट और मनी वेज रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही इक्विलिब्रियम इक्वल होंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अल्टीमेटली। तो इससे हमको क्या देखने के लिए मिला, हमें ये देखने के लिए मिला कि अगर एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ भी रहा है, अगर मनी सप्लाई मेरा बढ़ भी रहा है, मनी सप्लाई की वजह से मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी रहा है, तो वो अल्टीमेटली मेरा लेबर मार्केट में ही एडजस्ट हो जाएगा। उसका आगे जाके कोई भी आउटपुट पे जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ने वाला है। ना तो वो मेरा आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा, ना वो मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इम्पैक्ट करेगा, ना वो मेरे लेबर मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। हाँ, डिसइक्विलिब्रियम होगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये चीज इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम होगा, बट वो डिसइक्विलिब्रियम बहुत इजीली रिस्टोर हो जाएगा टू द ओरिजिनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू द ओरिजिनल लेवल ऑफ लेबर। और जब वो रिस्टोर हो जाएगा तो दैट विल नॉट हैव एनी क्रूशियल इम्पैक्ट। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हमारा उतना ही रहेगा, फिर वही सारी चीजें वैसे ही कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर एग्रीगेट मनी सप्लाई में कोई भी चेंज आया, मनी सप्लाई की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, अगर एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्राइस में चेंज आया, तो ये जो प्राइस में चेंज आया, ये चेंज केवल लेबर मार्केट तक ही रहकर रह जाएगा। ये जो शॉक है, ये जो चेंज है, इससे आउटपुट अनटच रहेगा और अल्टीमेटली फिर मेरा ये भी अनटच रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई भी अनटच रहेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। हमने इसे क्या समझा कि जो मनी सप्लाई है उससे मनी वेज तो मेरा बढ़ा और प्राइसेस भी बढ़े, बट जैसे हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में देखा था कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़े, क्योंकि वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे तो उनका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। उसकी वजह से रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। क्योंकि वो अनअफेक्टेड रहेंगे इसीलिए क्या होगा, वो रियल जो आउटपुट्स हैं, जो रियल वेरिएबल्स हैं, उनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और सेम वे अगर मनी सप्लाई कम होता है ना, तो सेम इम्पैक्ट हम तब भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मनी सप्लाई कम हुआ तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो मेरा रियल वेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मेरा रियल वेज बढ़ जाएगा तो लेबर सप्लाई विल मोर देन द लेबर डिमांड, लोग ज्यादा काम करना चाहेंगे क्योंकि उनका काम करने का इंसेंटिव बढ़ गया है। और जब लेबर सप्लाई विल बी मोर देन द लेबर डिमांड, अंडर दैट कंडीशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्म्स जो है वो कम वेजेस ऑफर करेंगी। तो अल्टीमेटली जितना आपका प्राइस कम हुआ था उतना ही इक्वल प्रोपोर्शन में आपका वेज कम हो जाएगा। तो जब इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज आएगा वेज और प्राइस में, तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल लेबर मार्केट में ही होके रह जाएगा। लेबर मार्केट में ही केवल टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम होगा, उससे ज्यादा वो उससे आगे इम्पैक्ट बढ़ेगा ही नहीं। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी आउटपुट और रियल एम्प्लॉयमेंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई रियली होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे मॉडल में ये समझने वाली है कि whenever there will be an increase in the price or decrease in the price, there will be the equiproportionate increase in the money wage rate or decrease in the money wage rate। तो जो उसका इफेक्ट है वो ऑफसेट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और उसका रियल सेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, पूरा क्रक्स यही है। आई जस्ट होप कि ये मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से इस मॉडल को समझ लीजिए, दैट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू।
आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।